I now request Dr. Venkpal Mehta to say a few words. Professor N.K. Agarwal and Major General Dr. Tevatia with the CMA. I think we have already done 2 sessions and we have had 1 session and we want to get over with it same time. So I'll just say a few words. Why we had kept the CMA is that drug addiction is a thematic topic. I think we keep talking about it. Although it is defined as a chronic relapsing brain disorder, but it's much more than that. It involves, I think, national security as a matter of law, and a lot of policy decisions related to drugs are based on drug addictions and mental health. It was with this view in mind that we organized this year, and I'll invite Dr. Pooja Purva to hold the felicitation ceremony for our speakers. Dr. Gaurav Gupta on stage to please continue with the CME and speak on the topic treatment of substance use disorder and its comorbidities. So basically अभी तक 1997 में मैंने अपना MD खत्म किया था। उस टाइम तक दिल्ली में साइकेट्री बड़ी डिफिकल्ट फेज में थी। कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे, तो प्राइवेट 8-10 बेड के इंस्टीट्यूशन। मैंने प्रैक्टिस चालू करी और एक बड़ी एफ्लुएंट फैमिली के लेडी को एडमिट किया एंड उनके भाई की शादी एलन मित्तल की बहन से हुई। तो उन्होंने कहा मुझे कि ये आप जहाँ पे अपना एक डॉक्टर बीना कपूर है साइकियाट्रिस्ट, उनका छोटा सा एक बेसमेंट में 4 बेड का क्लिनिक था और उस टाइम पूरे इंडिया में 80 एमडी की सीट होगी। अब कुछ 1200 सीट्स हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि शायद 1500। दिल्ली में करीब 150 सीट्स। उस टाइम पूरे इंडिया में कितनी थी? 80 सीट्स। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, यहाँ होटल किराए पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरी बहन रह नहीं सकती है जहां आप रखना चाह रहे हो। और तो मेरे को अचानक से लगा कि यार ये मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम इतनी डिवास्टेटिंग भी हो सकती है कि कोई जना यार होटल हायर करने को तैयार है अपनी बहन को रखने के लिए। एंड द काइंड ऑफ ए पेन,
the family must be going through, I realize. Now मुझे लगा कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है जहां कोई डिसेंट जना रह सके या मैं रह सकूं। मैंने खैर उनका तो नहीं सोचा, बिकॉज वो तो मेरे विजन के बाहर ही था कि मैं 5 स्टार होटल बनाऊं। एंड दैट्स हाउ 2001 में मैंने तुलसी हेल्थ केयर चालू किया, 5 बेड का था, विद द थॉट कि शायद ये कुछ सर्विस दे पाए। आज हम लोग नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द बिग फैसिलिटीज है। एट द मोमेंट वी हैव 100 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड वी हैव almost 100 admitted patients in one facility and 60 in another facility. अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि 60 बेड का उन्होंने बहुत अच्छा वार्ड बनाया हार्डिंग में। आई एम आल्सो पास आउट फ्रॉम हार्डिंग। वहाँ पे करीब जब मैं था तो 20 से 22 पेशेंट, 25 पेशेंट मैक्सिमम रहते थे। और एक वहाँ पे एक बैरेक होती थी, उसमें हमारा वार्ड होता था, जिसमें पहले मैटरनिटी होम चलता था। और उसमें ऐसा था कि एक आया का रूम था, एक पेशेंट का रूम था, और पीछे जाके टॉयलेट था जिसके बीच में कैनबिस उगती थी। और आधे डी एडिक्शन के पेशेंट वहां इसलिए आते थे कि कैनबिस तोड़ के उसको एंजॉय करते। सो 150 बेड स्टिल देयर आर वेरी फ्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। So that means in last 20 years I have seen a lot. And private में infrastructure create करने की अपनी बहुत सारी difficulties, problems, जैसे सब act की बात कर रहे थे। So I have gone through all those acts to the extent that I hired 2 full-time lawyers to review each and every file at the time of admission or any time to assess कि हम लोग कुछ mistakes तो नहीं कर। But definitely there is an immense need, and psychiatry is going to be very, very different, and the substance use treatment is again going to be very different in coming days. So आप लोग जिन चीजों को शायद देखने वाले हो, बहुत ही अलग prospect। दूसरी बात ये भी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस ना बड़ी फाइनेंशियली इकोनॉमिकली ड्रिवन ब्रांच। देखो सरकार में तो कोई पेशेंट है नहीं है, सबको सैलरी मिलती है ना। यहाँ मेरे सैलरी के बिल ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए पर मंथ है। अब मुझे 70 लाख रुपए तो हर फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ को देने ही देने ना। समथिंग लाइक एसजीपी। अगर वो स्टूडेंट से फीस नहीं लेगा तो शायद 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाए, या अगर स्टूडेंट्स आना बंद कर दें। सो कुछ इसी तरह की प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। और सबसे मजेदार बात ये है कि लीगल से ज्यादा जो मैंने प्रॉब्लम देखी ना, वो पुलिस से देखी, जुडिशरी से देखी। सब लोग कहते हैं यार ये फाइल हुआ, जब वो पुलिस वाला आके ना डंडा बजाता है और आपको ऐसी इंसल्ट करता है कि आप क्रिमिनल हो, तो बॉस जुडिशरी तो बहुत बात की चीज है। मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 कहने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे बस अरेस्ट ही करने वाली थी कि तुम मुझे लॉ सिखा रहे हो। इस इंडिया का पहला बोर्ड मेरे पेशेंट का हुआ। मैंने उससे कहा कि आप कर क्या रहे हो, या आप पिछले एक्ट से काम कर रहे हो, दूसरा एक्ट आ गया, बोर्ड में भेजो ना। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि पेशेंट की कैपेसिटी इंटैक्ट है या नहीं है? एंड उसने कहा हु आर यू टू टेल मी व्हाट इज लॉ। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना। इसका आप जवाब उस इंस्पेक्टर को दे सकते हो जो आपको इंटरोगेट करने के लिए आता है, ना आप उस जज को दे सकते हो। सो प्रॉब्लम अल्टीमेटली क्या फॉर्म आपने भरे उससे नहीं है। अल्टीमेट ये है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर इन ए सिस्टम
जहां पे पुलिस वालों को एजुकेट नहीं किया जा रहा है कि मेंटल इलनेस क्या है। और गवर्नमेंट में शायद वो नहीं फेस करते, बट आप में से जितने लोग प्रैक्टिस में जाने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पेशेंट कंप्लेंट करने के लिए पुलिस वाले के पास जाता है, उसको और कोई तरीका नहीं पता है। उसे क्या तरीका पता है कि भैया 100 नंबर फोन करो। अब आप उसे कैसे सेटिस्फाई करते हो, आप किस तरह से बाय करते हो उसकी सर्विसेज, ये आपके ऊपर है, और कोई इसमें लीगल है ही नहीं। सो वंस आई एडमिटेड ए पेशेंट इन ए हाफवे होम एंड बाथरूम में जाके एक स्वीपरेस की डेथ हो गई एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग आई किल्ड हर, तो उसको मैनेज करना आपका हेडेक है। कोई लीगल अथॉरिटी उस टाइम में आपके साथ नहीं खड़ी है। एंड सिमिलरली देयर वाज ए साइकियाट्रिस्ट, उसके यहाँ एक पेशेंट ने उसके बाथरूम में सुसाइड कर लिया एंड ही स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग। सो साइकियाट्री हैज इट्स ओन whims and fancy. It's not that fancy branch जहां पे कि आपको जुडिशरी से डील करना है। It's a branch where you have to deal with somebody. अब आप let's say आजकल हमारे एक पेशेंट है, अब उसके पिताजी और सीनियर आईएएस ऑफिसर है, और उसने जाके एक किसी लॉयर से कनाइव कर लिया कि मां पे केस करूंगी, मां क्रिमिनल। मां भी बहुत रिसोर्सफुल है। अब हमने तो हाथ खड़े कर दिए जी, आप आपस में झगड़ लो, हम तो इलाज कर सकते हैं। एंड एवरी डे वी फेस दीज काइंड ऑफ ए सर्कमस्टेंस। तो प्रॉब्लम कहां पे थी? प्रॉब्लम एक्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि पुलिस वालों को कैसे डील करना है, या जुडिशरी में जब जाना है तो आप क्या उन लोगों को बताने वाले। सो 2001 में जब मैंने प्रैक्टिस चालू की, देन आई रियलाइज कि जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी वो सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम। मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर एस.सी. मलिक, आप लोग तो नहीं जानते होंगे, सर जानते होंगे। तो वहां पे एक ना डी एडिक्शन सेंटर भी था, बट होता कुछ नहीं था। जैसे सर बता रहे हैं वॉलंटरी होता था सब कुछ, पेशेंट आता था जब मन होता था रहता था, रात में वहां 100, 200, 500 रुपए देके दारू की बोतल भी वो पीता था, उसका मन होता था जैसे इलाज करता था। पीछे गांजा उगता था, वो दारू छोड़ के गांजा फूक रहा होता था। भाई जब हमने अपना सेंटर चालू किया ना, तो पता चला कि यार ये सिक्योरिटी कैसे रखते हैं, कभी अलमारी टूट रही है, कभी पेशेंट गायब हो जा रहे हैं, और फैमिली आपको ऐसे, एक बार तो एक पेशेंट का किडनैप हो गया, 24 जने मुंह पे पट्टी बांध के आए और उठा के ले गए। अब आप कैसे डील करोगे? और फैमिली पॉलिटिकली इंक्लाइंड फैमिली, एंड दे डोंट वांट कि आप पुलिस में जाओ। और पता चल गया पेशेंट का है, वहां गए तो 4 गुंडों ने आपके सर पे बंदूक रख दी। सो जितना आसान हम लोगों को ये काम लगता है उतना आसान नहीं। हाँ, वॉलंटरी बहुत आसान है, बाकी नौकरी का बात नहीं, बट जब हमें आंसरेबिलिटी होती है। अब आप लोग पूछ रहे थे ना कैसे रखते हैं, मैं रखता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। मैं बुला लेता हूँ फैमिली को, कहता हूँ मैं नहीं रख रहा, आपको रखना है रखो, यहाँ बैठ जाओ, आपका पेशेंट है, आपकी चॉइस है, ये एडमिटेड है, लीगली मैं नहीं रख सकता, आप रख सकते हो, आप बैठ जाओ जहाँ पे, पकड़ो हाथ इसका, नाटक करता है आपकी जिम्मेदारी है। अब इसमें कोई लीगल नहीं है। अब ठीक हो गया, जहां मैंने पेशेंट रखा वहां गड़बड़ हो गई, फैमिली ने रखा, ठीक हो गया, बहुत आराम से रहता है। मैं बुला लेता हूँ फैमिली को, जी आ जाओ,
फैमिली से कहता हूँ कि आप साइन कराओ, ये वॉलंटरी के, ये वॉलंटरी है। सो इन प्रैक्टिस साइकेट्री इज नॉट प्योरली ए मेडिकल ब्रांच। एंड अगर आप डी एडिक्शन जैसा काम करना चाहते हो ना, तो नंबर ऑफ गोलियां कोई नहीं पूछने वाला वहां पे। नाउ व्हाटएवर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, कुछ थ्योरी नहीं है। सो देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज मेरे को नहीं समझ में आती थी वो ये आती थी कि मैं भी दारू पीता हूँ, सब पीते हैं। मेरे पेशेंट आके मुझसे पूछते थे कि आपने हमारे को क्यों रखा है। मैंने अगर 2-4 ड्रिंक पी ली या साल में 1-2 बार में हाई हो गया, आपने पिए। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, 3rd ईयर पीजी था, 4th ईयर पीजी था, तो मुझसे आके ये चैलेंज करते थे, आपने पिए, आपने कभी गांजा फूका है, आपको क्या पता क्या होता है। आप किस बेसिस पे हमें रोक रहे हो कि हम ना पिए? हमारा मन है, हमारे पैसे हैं, हमारी लाइफ है। नाउ it took me maybe 10 years to understand what is the difference between a normal user. Theoretically बहुत आसान है, but practically, और वो कब पता चला? तो हम लोगों का 7 जनों का, मैं मौलाना साहब से पास आउट हुआ, 7 जनों का एक ग्रुप था, बहुत ही दंगेबाज। आज भी मुझे सोच सोच के ये घबराहट होती है कि अगर मैं एसडीटी जैसे कॉलेज में होता तो पक्का सस्पेंड। तो मौलाना साहब में था, तो हम लोगों का वहां एक डीन कारपेट था, वहां एक बाल्टी में भर के 8-10 बोतलें रख लेते थे, वही पार्टी करते थे पूरी रात। कई बार बेंच से तोड़ डाली, कई बार क्या क्या नहीं करते। वहां पे होता था जी रॉक शो में दारू की बोतल नहीं जाएगी, हाँ दारू की बोतल, बड़ी बोतल पूरी लेके घुस गए। वो चेकिंग हो रही है, वो देख रहा है, फिर भी कुछ नहीं। उसे पता है कि यार ये तो सब बच्चे ऐसे ही। तो मुझे तो लगता था हम भी हिले हैं। भाई क्या हुआ, हमारे साथों में से एक डॉक्टर था, उसकी वाइफ ले आई कि तू रिहैब चलाता है, ये तेरा दोस्त है, बहुत पीके नाटक कर रहा है, हमसे समझ नहीं। और मेरे को अचानक से इतना बड़ा झटका लगा कि यार हम में से एक जने का मैं इलाज कर रहा हूं और वो अल्कोहलिक हो गया। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। तो जिस दिन आप लोगों का कोई अपना दोस्त अल्कोहलिक होगा ना, तब आपको एहसास होगा कि अल्कोहल डिपेंडेंस डिसऑर्डर होता क्या है। जब आप उसे समझा रहे होगे, माथापच्ची कर रहे होगे और ये बताने की कोशिश कर रहे होगे, भाई देख मैं तो पी सकता हूं, तू नहीं पी सकता। क्या अगर वो कहे कि आप क्यों पी सकते हो? क्या कोई मिनिस्टर का बच्चा या कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट आएगा जिसका बाप रोज पीता होगा और बच्चे को कह रहा होगा तू नहीं पी सकता है, अब उसको जस्टिफाई करना कैसे करोगे? एंड दैट्स वेयर इज द डिफरेंस। एंड प्लीज अगर आज आप कुछ समझ सकते हो ना, तो ये डिफरेंस समझ लेना कि एक नॉर्मल पीने वाले में और एक ज्यादा पीने वाले में या डिपेंडेंस डिसऑर्डर में फर्क क्या है। बिकॉज क्वांटिटी क्वालिफाइड नहीं है, फ्रीक्वेंसी क्वालिफाइड नहीं है, बस बिहेवियर क्वालिफाइड। हम सब लोग बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ज्यादा पी लेते हैं, रोज पीते हैं। दिस इज नॉट ट्रू। आप लोग बात समझ रहे हो ना? क्वांटिटी क्वालिफायर है, नॉर्मल पीने वाला रोज की 2 बोतल पिए, आप कुछ नहीं कह सकते ना। रोज पीता है या हफ्ते में 1 बार पीता है, ये क्वालिफायर। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स, मेरा दोस्त है, अच्छा बहुत ही सक्सेसफुल, एक एसबीआई कार्ड है, आप लोगों ने पता नहीं, रोज ऐड आते हैं, उसका कंट्री है, उसे वहां से दारू पीने की वजह से निकाल दिया गया। तो आज की तारीख में वो अपना बैंक चलाता है
10 लाख रुपए लगा के बैंक चालू किया था, आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ है, यूनिकॉर्न बनने को तैयार है। पूरे हफ्ते नहीं पीता, बस सैटरडे को पीता, मगर पी के जो वो इतने दंगे करता है सैटरडे को, और मैंने उससे कहा भाई तेरी बीवी तुझे छोड़ने को तैयार है, तू तय कर ले, choose between your wife and alcohol, and he chose alcohol. That I can find 10 wives, but I cannot find any other alcohol in my life. So you get such clients who are extremely successful, they are very intelligent, they might be senior government officials, they are doctors. Invariably, we are treating 4 to 5 doctors every month with the addiction. And it's very important to differentiate that what is the difference between normal user and, because जब तक हमें कन्विक्शन नहीं होगा ना, आज मैं खुलेआम बोलता हूं जी मैं तो पीता हूं, आज मुझ में उसमें घबराहट नहीं होती है, हाँ जी, बट आपका पीना और मेरा पीना, इट्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट शेड्स ऑफ ग्रे, इट्स कॉन्ट्रास्ट। एंड बी केयरफुल, एनी वन ऑफ अस, देखो साइकियाट्रिस्ट मोस्ट प्रोन है फॉर द एडिक्शन, दे आर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सुसाइड इन साइकियाट्रिस्ट, सो थिंग्स हैव रियली चेंज्ड, बट आने वाले 10 साल में ये बहुत कुछ बदल, बिकॉज इंश्योरेंस आज की तारीख में हमारे 15 से 20 पेशेंटों को इंश्योरेंस दिया, आने वाले टाइम में तुलसी जैसे 100% पेशेंट जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस से क्लियर करेंगे। एंड भाई साहब, साइकेट्री के हॉस्पिटल तो अपोलो से भी ज्यादा रॉकेट होते हैं, क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ पेशेंट आज की तारीख में जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं, जैसे पैनिक अटैक करके एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो रही है, याद होगी तो डॉक्टरों की हो रही है। एक ऐसी रेनबैक्सी के हेड आए मेरे पास, वो कहे यार बड़ी एंजाइटी हो रही है, अपने बैचमेट के पास गए, उसने कहा जी देखो बाकी सब तो ठीक है, मगर एक बार तो मैं कर लेता हूं, एंजियोग्राफी करी, 2 आर्टरी में थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज आ गया, हो गई एंजियोप्लास्टी, 2 दिन तक तो ठीक रहे, तीसरे दिन फिर वही एंजाइटी, क्योंकि 30 to 40% जो हॉस्पिटल विजिट है या डॉक्टर के पास मरीज जा रहे हैं वो तो साइकियाट्री के ही हैं। और आज की तारीख में नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट इतना कम है, वो हाथ जोड़ के उन्हें देखना ही नहीं चाहते। मेरे पास अगर ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है इतनी मोटी फाइल लेके, मैं तो कहता हूं सर आप पहले फिजिशियन के पास जाओ, कोई शौक नहीं, वो इतना दिमाग खाएगा तो सब आएंगे। और एक साइकियाट्रिस्ट को कितने पेशेंट चाहिए भाई? 200 पेशेंट, 300 पेशेंट, वही घूम घूम के आते रहेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव बहुत चेंज होने वाला है, बट एडिक्शन में आई फील द प्रॉब्लम इज गोइंग टू, ये ना मेरा कुछ 25 साल का प्रोस्पेक्टिव था। जब मैंने चालू करी ना, तो मेरे पास 35 से 45 साल के पेशेंट आते थे। ये धीमे धीमे ना पूरी जनरेशन चेंज हो रही है और प्रॉब्लम्स चेंज हो रही है। सबसे पहले अल्कोहल वाले आते थे, और उस टाइम में अर्ली 20s में ओपियोइड बड़ी पॉपुलर थी, फैंसी ड्रग मानते थे। धीमे धीमे ओपियोइड को तो ऐसा माने जाने लगा आजकल की बहुत ही गलत है। कोकेन का नंबर आया, फिर मैरिजुआना का, बट जो सबसे वर्स्ट थिंग थी ना वो ये थी कि आई रियलाइज कि जो एज प्रेजेंटेशन की थी वो लिटरली कम होती जा रही है। और आज की तारीख में 13 साल के
with the marijuana or social behavior. ये जनरेशन आने वाली है ना, आने वाले टाइम में भाई, ये सब्सटेंस की तो बात ही नहीं होने वाली आने वाले टाइम। सब्सटेंस तो एक इंस्टीट्यूशन में शायद रह जाए। लोग बाग बस फोन लेके आएंगे जी, ये है देखो सारी फसाद की जगह। किसी तरह से इससे हमारे बच्चे का पीछा छुटा। 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, सब लगे मेरे को। तो आप लोगों को फ्यूचर में क्या देखने वाले हो? केमिकल एडिक्शन नहीं देखने वाले हो। अब इस फोन वाले को आप एडमिट करोगे? इस फोन वाले का करोगे क्या? वो मतलब 10 मिनट में 5-7-10 लाख रुपए की गैम्बलिंग कर देता है। 2 मिनट लगते हैं उसे 25,000 का लोन पैदा कर लेता है। तो इसी तरह के एक एग्जाम्पल था, एक ऐसी गैम्बलिंग वाला बच्चा, कुछ 9 करोड़ 10 करोड़ उसके पिताजी बेचारे उस पे हार चुके थे, अपना सब कुछ लगा दिया था। कोविड के टाइम पे दिमाग बहुत था, उसने बहुत बड़ा ऑर्डर लिया बिल गेट फाउंडेशन, 10 करोड़ रुपए का। पैसे आ गए। अब अचानक से फोन आया कि हमने गलती से आपको गलत अकाउंट से पैसे दे दिए, हम आपको दूसरे अकाउंट से भेज रहे हैं, आप हमारे को वापस भेज देना वो पहले वाले पैसे। वो 12 घंटे में 10 करोड़ हार गया। अब पिताजी कहें कि मैं क्या करूं, जितना मेरे पे लोन है उसमें मेरा घर वर सब बिक गया है, अब ये इसने जो और किया है इसमें क्या करूं? अब मुझे सॉल्यूशन बताओ, क्या आप उसका करोगे? मैंने तो कहा जी ऐसा करो, पुलिस को बुलाओ और इसको अंदर करा दो, बस यही एक सेफ्टी हो सकती है। पर एक्चुअल में यही हुआ। उन्होंने पुलिस को बुलाया और उसको जेल में कराया और फिर कहा इसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया कहीं पे, अपने वहां पे सेटिंग करके। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इसको कैसे ट्रीट करोगे आप, जिसे कुछ 10 घंटे लगे छोटे से ट्रांजैक्शन। सो addiction problem is not going to be chemical related, it's going to be very very different and going to be more behavior oriented, which is not be driven by the so simple है यार। ये तो मुझे लगता है इसको तो कोई डिस्कशन की जरूरत ही नहीं। देखो मेरे को टॉपिक दिया गया कोमॉर्बिडिटी का, बड़ा डर था, मुझे तो मजा आया। कोमॉर्बिडिटी में ना मुझे तो बस एक ही चीज इंटरेस्टिंग लगती है, जब वो एएसपीडी वाला आता है या बॉर्डर लाइन वाला आता है कपड़े फाड़, भाई डर लगता है। और बी प्रिपेयर्ड। वेस्ट में तो जैसे रिपोर्टेड है कि 50-60% को ये है, भाई 20 का नंबर तो हमारे यहां भी है। एडमिशन में हर 5 एडमिशन में एक तो बॉर्डर लाइन ट्रेड या बॉर्डर लाइन का ही है। अगर आप लोग कुछ अच्छा काम कर सकते हो ना तो बॉर्डर लाइन की डीबीटी सीख लो किसी तरह। भाई प्रैक्टिस तो उसी से चल रही है। अगर मेट्रोज में रहना है, मुझे नहीं पता गांव में क्या हो रहा है, बट यहाँ तो प्रैक्टिस में हर रोज एक बॉर्डर लाइन वाला, और लड़कियां छोड़ो लड़के आ रहे हैं। तो कोमॉर्बिडिटीज में बस 2 ही इंटरेस्टिंग चीजें लगी कि ये इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैसे हैंडल करो।
तो हमारे यहाँ भाई वो ASPD वाले आते हैं, सब अच्छे घरों के होते हैं, 4-5 लोग एक गैंग बना लेते हैं, रात में 3-3 बजे तक बैठते हैं, आप मीटिंग करते रहो, उन्हें समझाते रहो, उनकी काउंसलिंग करते रहो। सब ओवर द टाइम मेरे को तो समझ में आ गया है कि बदलने वाले नहीं है, बट आप उनका माँ बाप का दुख समझ लो, खुद समझ लो। भाई कई बार लड़के लड़कियां एक कोने में कहीं पे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, जब तक पता चलता होता है तब तक वो कुछ कर चुके होते हैं। थैंकफुली आज तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ। बॉर्डर लाइन वालों को मैं बड़ा चैलेंजिंग हूँ, मैं उनकी सारी दवाइयां बंद कर देता हूँ कि भाई तुम्हें तो देखो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ जनों को वो झटका लगता है, वो समझ जाते हैं कि भाई हमें अपना आप ही कंट्रोल करना पड़ेगा, और कुछ जने उससे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो माँ बाप फिर दूसरे डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, वो दोबारा से चालू हो जाता है। नाउ कोमॉर्बिडिटी में अगर आप लोगों को सब्सटेंस यूज में काम करना है ना, तो प्लीज इन दो चीजों को हैंडल करना, बिकॉज वो सब्सटेंस के लिए नहीं, बाय नेचर इतना क्योस क्रिएट कर देते हैं ना कि एंड में अगर उनसे पूछो कि तुमने ये किया क्यों, तो उन्हें भी नहीं पता। तो किसको मैनेज करना है? कोमॉर्बिडिटीज को, पर्सनैलिटी, बाकी सब तो कर ही लोगे। और इन चीजों को मैनेज करना ना बहुत ही मुश्किल है। नाउ इफ यू सी द ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स डिटॉक्स में आप क्या करते हैं? कोई साइकियाट्रिस्ट का काम, डिटॉक्स तो फिजिशियन का काम है, कर देगा, MBBS भी कर देगा। ये यहाँ पे इंटर्न बैठे, ये कर देंगे डिटॉक्स। क्या है, 4 से दवाइयां तो इस्तेमाल करनी, उससे आगे क्या करोगे ये बताओ ना, या उससे आगे की क्या प्लानिंग कर रहे हो? पेशेंट को रिहैबिलिटेट करने की, रिलैप्स प्रिवेंशन, फैमिली का ट्रॉमा कम करने की। नाउ दैट्स वेयर इज द कैच। जो ट्रेनिंग तो कुछ की नहीं। सो डॉक्टर वीना कपूर के पास में पहली बार जब गया, तो आप लोगों को तो खैर क्या ही पता होगा, बट शी वर्क विद Anna Freud. Anna Freud is Freud's daughter, and she was totally psychoanalytical. एक दिन में 3 पेशेंट, 2 पेशेंट, 4 पेशेंट ऐसे दिखे। शुरू में तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि यार ये 2-3 पेशेंट कैसे देखे जाते हैं, और जब उनके साथ काम किया तो थोड़ा समझ में आया। शुरू में ये नहीं समझ में आता था कि 90 दिन पेशेंट को रख के करेंगे क्या, बट धीमे धीमे समझ में आना चाहिए। तो एज ए चैलेंज ना, आप लोग रेजिडेंसी में किसी पेशेंट को 4 हफ्ते फ्रूटफुली एंगेज करके रख के दे, कि वो अपने मन से रहे, एंड देन ओनली यू आर वर्किंग विद द पेशेंट ऑफ सब्सटेंस, बिकॉज उसको रोकना is not going to be easy, and that's where is the treatment will start. So शुरू में 1-1, 2-2 पेशेंट से मैं 2-2, 3-3 घंटे टाइम भी बहुत होता लगा रहता था, तब समझ में आना चालू हुआ कि पेशेंट देखो। सो आप लोग साइको फार्माकोलॉजी मत सीखना, तो कोई भी कर लेगा। आपको क्या सीखना है? हाउ टू डेवलप ए रेपो, हाउ टू लिसन टू द पेशेंट, हाउ टू मेक ए प्लान ऑफ द पेशेंट, एंड हाउ टू मोटिवेट द पेशेंट फॉर डूइंग द राइट थिंग। एंड कुछ ASPD, कुछ बॉर्डर लाइन की थेरेपी जरूर करना। आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है, यू हैव साइकोलॉजिस्ट, you have psychiatrist, and that's a good thing.
हम लोगों के हाथों कोई साइकोलॉजिस्ट था ही। सो मैंने तो जो कुछ सीखा वो पिछले 25 साल में सीखा, बट आई थिंक थिंग्स हैव चेंज, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। तो आपको क्या सीखना है कि भाई कैसे रिहैबिलिटेट कर। सो आई थिंक दिस ऑल इज वेरी इजी। अब मुझे ये बताओ कि फैमिली के साथ कैसे काम। पेशेंट के साथ तो चलो तुमने थोड़ा टाइम गुजार लिया, समझ गए, फैमिली को कैसे करोगे? एंड आई रियलाइज दैट योर ट्रीटमेंट ब्रेक और मेक ना इज ओनली फैमिली। कि आपके पेशेंट की फैमिली उसे क्या मैसेज दे रही है, सारा कुछ उस पे डिपेंडेंट था, पेशेंट पे तो था ही नहीं। क्योंकि सारी प्रॉब्लम, क्योंकि पेशेंट का चलो आप एएसपीडी है उसे तो आप चेंज नहीं कर सकते, उसके जो भी ट्रेट्स हैं उसको आप ज्यादा नहीं बदल सकते, मगर फैमिली पे तो काम कर सकते हैं ना। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड ये चीजें मुझे लगा जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। एक तो ये को डिपेंडेंस वाला क्राइटेरिया, ये एलनॉन का कॉन्सेप्ट है, और इसका सिंपल मतलब ये है कि हमारी फैमिली अच्छे बुरे के लिए पेशेंट को कंट्रोल करने लगे। पेशेंट को कॉन्सिक्वेंसेस फेस ही नहीं होते, और अगर फेस नहीं होंगे तो वो कैसे सीखेगा कि उसके साथ हुआ क्या। फॉर एग्जाम्पल, उसने चोरी की, फैमिली ने उसे पार्डन कर दिया कि ये तो नशे में था, चोरी कर ली, घर का सामान बेच दिया, फैमिली पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा। फैमिली जो भी वो न्यूसेंस कर रहा है उसको टॉलरेट करती जा रही है, नाउ ओवरली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। नाउ जब तक ये चीजें कॉन्सेप्ट आप फैमिली को एजुकेट नहीं करोगे तब तक पेशेंट अपनी रिकवरी के लिए वर्क करना चालू ही नहीं करेगा। नाउ डिजीज वर्सेस मॉरल फेलियर बड़ा मुश्किल था। आज भी बहुत सारी बार जब मैं फंस जाता हूँ ना तो ये कहता हूँ ये जानबूझ के परेशान कर रहा है। क्या कहते हैं हम पेशेंट को कि यही कर रहा है कि हम क्या करें, हमने इसका इलाज कर लिया। एक्चुअल में तो ये गलत है। हमने क्या इलाज कर लिया? हमने इलाज किया तो भाई ठीक होना चाहिए पेशेंट। जैसे एक सर्जन ने अगर सर्जरी करी तो पेशेंट का आउटकम आना चाहिए ना। अगर सर्जन ने अपेंडिक्स की सर्जरी करी और वो रह गया अपेंडिक्स तो पेशेंट क्या कहेगा? लेकिन यहाँ पे तो हमारा बड़ा अच्छा एक्सक्यूज है कि जी पेशेंट ठीक ही नहीं होना चाहता। व्हाई? हम अपनी इनकॉम्पिटेंस को या डिजीज की प्रॉब्लम को क्यों पेशेंट पे डाल रहे हैं? तो हम कह देना कि हम नहीं संभाल सकते, ये बीमारी हमारे वश के बाहर है। तो अभी भी हम मॉरल फेलियर जैसी चीजों को खूब यूज कर रहे हैं। फैमिली को बहुत एक्टिवली हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर कोई 40 से 50 दिन भर्ती होता है या 90 दिन भर्ती होता है तो हम 40 सेशन तक फैमिली के करते हैं। एंड देयर आर टाइम्स हम फैमिली को बुला के पेशेंट के साथ 5 से 7 दिन के लिए। दैट मेड लॉट ऑफ डिफरेंस एंड रियली लॉट ऑफ डिफरेंस। जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा ना वो पेशेंटों का ये डायलॉग मारना खत्म हो गया कि आप यहाँ पे रह के देखो आपके साथ होता क्या। जिस दिन फैमिली साथ में रह रही है पेशेंट ये तो नहीं कह सकता ना कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमें कैसा रखा जा रहा है। एंड आई रियलाइज दैट मेड लॉट ऑफ डिफरेंस इन द रिकवरी, इनसाइट जनरेशन में, उनकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में, फ्यूचर में कैसे सपोर्ट करना है। This all was very important, and unless until we do that, it was very difficult to rehabilitate a patient.
तो हम रिहैबिलिटेशन में क्या चीजें करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज सबसे मुश्किल चीज। आपके सारे पेशेंट यही कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हमने कहा ना, हम नहीं करेंगे। अब उन्हें कैसे समझाओ कि तुम्हारे वश में ही नहीं, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। एंड it was the most significant thing for them to start accepting help. दिन भर कैसे अपना आप को बिजी रखेंगे, ग्रुप थेरेपी में कंप्लायंस फॉर द ट्रीटमेंट एंड और इन मटेरियल। सबसे दूसरी क्या प्रॉब्लम थी कि वो एक सब्सटेंस छोड़ते थे, दूसरा चालू करते। किसी ने अल्कोहल छोड़ी, गांजा चालू कर दिया। बहुत सारे तो शुरू में ऐसा करते थे हमें चैलेंज करने के लिए कि अच्छा चलो विस्की नहीं पियेंगे, बियर पी लेंगे, वाइन पी लेंगे, इंपोर्टेड वाली पियेंगे, हम गांजा पी लेंगे। नाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड वाज वेरी क्रूशियल। नाउ द सब्सटेंस यूज में सब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि रिलैप्स रेट बहुत है। हाथ पैर जोड़ने लगते हो कि यार ये किसी तरह से ठीक हो जाए। अपनी हेल्पलेसनेस, डिजीज की हेल्पलेसनेस आपकी रिलेशन में क्लियरली रिफ्लेक्ट होने लगती है। एंड आप क्या सब कुछ कर सकते हो पेशेंट को रिकवरी के लिए, प्लीज ये सीखना। 2 पेशेंटों को, 4 पेशेंटों को, 10 पेशेंटों को रोज फोन करो। कैसे रोक सकते हो? क्या थॉट्स थे उनके, क्या किया जो कि वो आज निकाल लिए। नाउ इन चीजों में ए वाज वेरी इफेक्टिव, फैमिली सपोर्ट वाज वेरी इफेक्टिव एंड ऑफ कोर्स कोमॉर्बिडिटीज को जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इनको जब तक आप लोग टैकल नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। सो डेफिनेटली ये तो हम सभी जानते हैं कि भैया ये तो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग फेटल डिजीज है। हंसते रहेंगे बेचारे, बार बार आते रहेंगे, फिर भी हमें अपनी तरफ से एफर्ट करना है। जो 10, 20, 30% निकल सकते हैं उन्हें तो निकालते जाए ना, बिकॉज वरना तो इतने इकट्ठे हो जाएंगे। बिलीव नहीं करोगे, एडिक्शन में प्राइवेट में काम ही नहीं करना चाहते। एक लिमिट के बाद में तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें एडिक्शन की प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, बिकॉज इट्स डिमोरलाइजिंग, इट्स पेनफुल। So how you can cope up with that, it's important. Social integration बड़ा ही मुश्किल कहने को हम कह रहे हैं। एक एडिक्ट को मेन लाइन में लाना इससे मेहनत टास्क। प्लीज अगर कुछ कर सकते हो तो 2-4 जनों को कोशिश करो रिहैबिलिटेट करके कहीं एम्प्लॉयमेंट दिलाने की। And then you will realize how difficult it is to sustain them. We thought of starting a co-working space. तो मैंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी मेंटल हेल्थ में, तो हमने स्किज़ोफ्रेनिया में फिर भी आसान था, बट वर्किंग विद एंटी सोशल पर्सनैलिटीज इम्पॉसिबल। They drain your so much of energy, and that's why maybe sometimes that therapeutic community which is so called bad rehab works, maybe because वो इतने ASPD होते हैं कि उनको संभालना impossible हो जाता है। So इतना सही है। अब आप लोग अगर मुझसे कुछ भी डिस्कस करना चाहो so I am open. Thank you, Dr. Gaurav. Let me admit, I think what Dr. Gaurav has said, told, explained,
I'll say in my lifetime, I think I never heard more intuitive, frank, knowledgeable, and scientific talk. I sat through so many seminars across the world, but perhaps I never heard, such a beautiful discourse on addiction. He has spoken my heart and mind out, because he is in it, and so I am. Say I'm on the smaller scale, but I just say a few things. I just add a few things. I can understand many other things, and I can feel it. I can empathize it. Perhaps you people not understand. The worst thing which can happen to parents is someone's daughter or son, becoming addicted. That is the worst thing. It is worse than even the death of that sibling, or death of a son or a daughter, because you can, after some time, you can mourn the death and then you can get back to normalcy. Of course, you are a changed man for all life, you're a changed person. But this is the worst thing which can happen to you, because here parents die, every day, many times over. And unless you know our family, it's impossible to treat. I think I already talked about that. It's impossible to treat drug addictions. And two things, he has already given enough about families, but I just want to add that family members, one, they cannot give up hope, no matter what. How many times the patients relapse, because by definition this is how this disease is. But they cannot give up hope till they are alive. I'm talking about parents who can afford to do it. Not every parent, some parents, they just simply give up. And I know, millionaire son or daughter, sleeping on bridges. I still know about it, and it happens. But I just want to give a message that no matter what happens, family members cannot afford to give up hope on their words. And two, they cannot be judgmental about it, because he has already, explained about it. They are unfortunate. They are unfortunate in the sense that they have to have it. No matter where they lived, had they been on the moon, they would have developed this addiction. And I think I already said earlier, no matter what we do, 20%, 15% population, till humanity exists, will suffer from addiction of this kind or that kind. Now we have behavioral or gadget addictions, gaming addictions. Earlier we used to, if even by a magic wand we take all addictions, substances away from work, we will still be left with 15-20% population who will be addicted to something or the other. So that's a fact. So what we essentially can do as psychiatrists, as rehabilitation centers who are running a rehabilitation center, de-addiction center, or hospitals, that we learn to live with addiction with harm reductions. If we can do that, I think we achieve our aim and goal. And we must be very, very realistic about things. It's a lifelong process. Some addicted patients say they give up for 10 years their substance abuse, and then they relapse after 20 years. Because by nature, they are unfortunate. They inherited this. This is why I always thought about it. Since I was not even a psychiatrist, I always thought that drug addicts is a fixed population. Because their brain circuitry are like that only. Because what ordinarily, normally people enjoy, they can't enjoy without drugs. They feel normal only after taking drugs. So unless we realize this, probably we will not be able to understand drug addiction in its depth. It's a very challenging experience. Many psychiatrists, they give up on it. But I'm still doing it, and I think I take more pains with my drug addicted patient than I think normal psychiatric patients. It's a very, very challenging experience, but there are reasons for that. I'll keep on treating patients. I have almost 2,000, 3,000 patients. With quite a lot of females, and I'm treating them office-based or sending them here and there, rehabilitation when everything fails. So, but Dr. Gaurav Gupta has, given a wonderful, wonderful talk. I'm grateful to him that he illuminated us, with his vast experience and knowledge. Thank you very much. That was an excellent talk, sir. As we have come to the end of the CME, so now I would like to invite my colleague, Dr. Priya, to deliver a vote of thanks. As we come to the end of this enlightening conference organized by our department, I stand here with immense gratitude and appreciation.
First and foremost, I would like to extend a heartfelt thanks to our esteemed speakers, Dr. Shiv Prasad, Dr. Prabhu Dayal, Dr. Gaurav Gupta, who have graced us with their invaluable insights and expertise. Your passion for mental health and commitment to advancing the field has inspired us all. I also extend my gratitude to the audience who have actively engaged in discussions, shared experiences, and contributing to enriching dialogue throughout the conference. I am grateful to HOD Sir, Dr. P.K. Sharma, Dr. Ashutosh Tripathi, Dr. Ashwini Saini, whose support has been instrumental in making this event possible. Last but not the least, I want to express my sincere appreciation to each and every individual involved behind the scene works. Junior residents, interns, administrative staff, and everyone else who has contributed in their own way to make this conference a memorable and impactful one. As we depart from this gathering, let us carry forward the knowledge gained and the connections made and continue our collective efforts in advancing the field of psychiatry and improving mental health for all. Thank you once again, everyone, and let us look forward for future collaborations and endeavors. Thank you, and I request you all to proceed for lunch.